Hello students, hope you all are doing well. Today we are doing the chapter named Agriculture in India. इंडिया में जो खेती बाड़ी होती है, इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड इन ऑर्डर टू रेज क्रॉप्स. क्या होता है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर है एक आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग यानी खेती करने की कला, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाने की जो मेथड है उसको कहते हैं एग्रीकल्चर. The word agriculture is derived from two Latin words, that is agri meaning field and culture means cultivate. Agriculture जो है ये दो लेटिन वर्ड से, दो लेटिन शब्दों से लिया गया है. फर्स्ट इज एग्री प्लस कल्चर. एग्री का मतलब है फील्ड यानी कि खेत, और कल्चर का मतलब है कल्टिवेट यानी जोतना यानी फसल उगाना. फाइन. It includes cultivation of crops and rearing of animals. एग्रीकल्चर में आपका कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप फसल उगाना और पशुओं को पालना दोनों चीज़ें आता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री, और ये दो हमारे कंट्री की बहुत, हमारे देश की बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, इम्पॉर्टेंट व्यवसाय हैं. मोस्ट ऑफ द 70% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. इंडिया के 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं. द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया आर बेस्ट सूटेड टू एग्रीकल्चर. और इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो यहाँ का वातावरण है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेड है, बहुत बढ़िया है. अर्ली मैन यूज द प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, where a piece of land was cultivated and then burnt so that the land regains its utility. Agriculture has seen tremendous change in recent time. पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग फॉलो करते थे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का, खेती करके और फिर क्या करते थे, वहाँ आग लगा देते थे ताकि जो वहाँ की लैंड है वो दोबारा से यूटिलिटी, दोबारा से उसका उपजाऊपन है, न्यूट्रिएंट है, उसको रीगेन कर सके, प्राप्त कर सके. एग्रीकल्चर ने पहले के टाइम से और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की की है. अब जो मेथड ऑफ फार्मिंग है वो बदल गए हैं. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ फार्मिंग. मेथड्स ऑफ फार्मिंग में फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि पुराने लोग जैसे करते आ रहे थे उसी मेथड को फॉलो करना. ट्रेडिशनल मेथड में इन रिमोट एरियाज द मोस्ट प्रिमिटिव टूल्स एंड नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फसल उगाने के लिए जो पुराने टूल्स हैं, पुराने औजार हैं, और जो नेचुरल से, प्रकृति द्वारा जो हमें चीज़ें मिलती हैं, उन्हीं से खेती की जाती है. The crops are left at the mercy of nature and the tilling of land is done with plow animals. और मिट्टी को खोदते कैसे हैं? टीलिंग फर्स्ट स्टेप होता है जब हम मिट्टी को खोदते हैं उसमें कुछ उगाने के लिए. तो टीलिंग कैसे करते हैं? उसको खोदते हैं, प्लाउ हल जोतते हैं एनिमल्स के साथ, जैसे पहले आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा. इस पिक्चर में आप देखो, दिस इज़ द टीलिंग ऑफ लैंड. ओके, तो क्या करते हैं वो? टीलिंग ऑफ लैंड करते हैं और नेचर के भरोसे, प्रकृति के भरोसे खेती को छोड़ दिया जाता है कि बारिश होगी तो खेती होगी. फाइन. दिस रिजल्ट इन लो फील्ड्स एंड इन्फीरियर क्वालिटी क्रॉप. इससे क्या होता है, जो खेत हैं वो अपना जितना उपजाऊपन उनका होता है वो नहीं दिखा पाते और अच्छे से क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती. द सीड्स आर सोन विद हैंड, एनिमल्स आर यूज टू इरिगेट फील्ड्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज डन विद हैंड्स. इसमें क्या होता है, हाथों से बीज बोए जाते हैं, एनिमल्स को यूज़ किया जाता है इरिगेशन करने में, सिंचाई करने में, और हाथों से क्या करते हैं, फसलों को काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. जैसे पहले के लोग जो खेती करते थे, दैट मेथड इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड, यानी पुराना मेथड अभी फॉलो करना. नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स. मॉडर्न मेथड्स में क्या आता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट न्यू मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड. जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो खेती का जो तरीका है वो भी चेंज हो गया है. ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स आर नाउ यूज टू टिल द लैंड. धरती को टिल्ट करने के लिए, खोदने के लिए अब ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है, थ्रेशर्स का यूज़ हो रहा है. थ्रेशर्स क्या होता है, एक ट्रैक्टर टाइप में ही एक मशीन होती है जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है. ट्यूबवेल आर यूज टू इरिगेट द फील्ड. और पानी देने के लिए, पौधों में सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता है.
हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन, और फसलों को मशीन की हेल्प से काटा जाता है। उनका जब हार्वेस्टिंग का, जब फसल पकने के बाद हम काटते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। पेड़ों की फसलों की जो कटाई है वो मशीनों से की जाती है। सच मशीन्स आर कोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर, और उस मशीन को क्या कहते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर। टुडे एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन बोथ कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस। कमर्शियल और सब्सिस्टेंस यानी अकेले लेवल पर किसान की अगर हम बात करें, या कमर्शियल जो बड़े बड़े अपने कमर्शियल सप्लायर होते हैं वो खेती करते हैं, दोनों ये मॉडर्न मेथड को ही फॉलो करते हैं। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेलिंग इन द मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? बेचने के लिए जब फसल उगाते हैं। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। क्या होता है उनका मेन मुद्दा? होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। दिस इज इंटेंसिवली डन विद मॉडर्न मशीन्स ऑन लार्ज फार्म। कैसे की जाती है? बड़ी बड़ी मॉडर्न मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, एक साथ वहाँ खेती की जाती है। In subsistence farming, the farmer grow variety of crops just sufficient to maintain his family. Only a small surplus is marketed locally. There is very little use of modern tools and implements. Subsistence farming क्या होती है? जो किसान खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए ग्रो करता है, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट जो फैमिली को पूरा करने के बाद जो बच जाता है वो लोकल मार्केट में सेल कर देता है। फाइन। तो इसमें क्या होता है? बहुत कम ही मॉडर्न टूल और इम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। नाउ कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। अगर हम कंपेयर करें दोनों को, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को और मॉडर्न एग्रीकल्चर को, तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या है? फार्मिंग इज डन इन स्मॉल प्लॉट, छोटे से प्लॉट में फार्मिंग होती है। मॉडर्न में क्या होता है? फार्मिंग इज डन इन बिग प्लॉट्स, बड़े बड़े फार्म हाउसेज, बड़े बड़े फार्म्स में, बड़े बड़े खेतों में मॉडर्न एग्रीकल्चर होती है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड, बहुत कम प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत कम हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी, बहुत कम ग्रो होता है अनाज। हाई प्रोडक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड, और मॉडर्न में क्या होता है? हाई प्रोडक्टिविटी होती है, ज़्यादा पैदावार होती है। नो इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज यूज्ड। ट्रेडिशनल में कोई भी अच्छा मेथड यूज़ नहीं किया जाता ताकि सॉइल कंजर्वेशन के लिए, ताकि सॉइल कंजर्व रहे, उसके न्यूट्रिएंट बने रहें। लेकिन मॉडर्न कल्टीवेशन में क्या होता है? मॉडर्न एग्रीकल्चर में इफेक्टिव मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर यूज्ड। मिट्टी भी प्रोटेक्ट रहे, मिट्टी को बचा सके, कंजर्व कर सके, उसके लिए भी अच्छे मेथड यूज़ किए जाते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मेथड्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग में फर्स्ट आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, समटाइम्स फार्मर ग्रोज डिफरेंट क्रॉप्स along with subsidiary occupation and this is called mixed farming। कई बार क्या होता है? फार्मर क्या करते हैं? अलग अलग क्रॉप ग्रो कर देते हैं along with subsidiary occupation। कुछ उनका साथ में व्यवसाय चलता रहता है और साथ में ही क्या करते हैं? वो छोटी छोटी बहुत सारी क्रॉप, मिक्स क्रॉप ग्रो कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। इन दिस सिस्टम द क्रॉप residue is used to feed animals and animals excrete is used to manure to increase fertility of soil। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? जो एनिमल्स हैं उनका जो वेस्ट होता है, जिसको हम गोबर बोलते हैं, ठीक है, उसको वो फर्टिलिटी यानी खाद के रूप में यूज़ कर लेते हैं, और जो खेती बाड़ी में जो उनके पास एक्स्ट्रा वेस्ट मिलता है अनाज निकालने के बाद, वो उसको खिलाने में, एनिमल्स को खिलाने में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग। Mixed cropping, in this type farmer grows 10 or more crops together। Mixed cropping में क्या होता है? फार्मर 10 या 10 से ज़्यादा क्रॉप एक साथ उगाता है। Two crops are planted simultaneously on the same field in a definite row pattern। और इसमें क्या होता है? दो क्रॉप साइड बाय साइड, साइमल्टेनियसली क्या होता है? साइड बाय साइड एक ही खेत में रो पैटर्न में ग्रो करता है। This help to maintain the fertility of the soil where leguminous soil is grown। और इसमें क्या होता है? जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहती है।
कॉटन एंड ग्राउंडनट्स आर ग्रोन टुगेदर एज मिक्स्ड क्रॉप। जैसे मिक्स्ड क्रॉप का अगर हम एग्जांपल लें, कॉटन कपास जो होता है और ग्राउंडनट होते हैं मूंगफली, उनको हम एक ही खेत में ग्रो कर सकते हैं। अ मॉडिफिकेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। और थोड़ा सा इसमें अगर हम मॉडिफाई कर दें, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें मिक्स्ड क्रॉपिंग को, तो इसको नाम दिया गया है इंटरक्रॉपिंग का, यानी एक दूसरे के साथ साथ। नाउ हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। इन दिस मेथड different crops are grown alternatively in the same field to reduce the risk of crop failure। एक ही खेत में अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो होती हैं ताकि हम रिस्क ना ले पाएँ, यानी एक अगर खेती अच्छे से नहीं होती है तो दूसरी बढ़िया हो जाए। तो रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, फसल की असफलता के रिस्क को कम करने के लिए ये की जाती है। मेज़ एंड व्हीट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटिवली विद ग्राउंड नट्स। जो मेज़ है, मक्का और गेहूं है, वो ग्राउंड नट के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप बदल बदल के जो ग्रो करते हैं। नाउ हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। At the time of independence, the production of food grains was low. India has to depend on other countries. Independence जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पर फूड ग्रेन जो थी वो बहुत कम थी, बहुत कम खेती होती थी, तो इंडिया को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था अनाज के लिए। In the 1960s, the old agricultural method were replaced with new ones। 1960 में जो पुराने एग्रीकल्चर खेती करने के मेथड थे उनको चेंज कर दिया गया नए मेथड्स के साथ। मैनी डिस्कवरीज टुक प्लेस। HVY that is high yield variety seeds were developed. The agriculture production increased abruptly and this change is known as Green Revolution. It began in Punjab and later spread to other parts of the country। तो उस टाइम पर जब हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था तो 1960 में एग्रीकल्चर के नए मेथड न्यू लॉन्च हुए, जिसमें एक था HYV, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी को यूज़ किया गया। बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज मिलते थे ताकि किसान बढ़िया खेती कर सके। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था पंजाब से, उसके बाद धीरे धीरे पूरी कंट्री के लोग फॉलो करने लगे और इस स्टेप को, इस मेथड को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि उस टाइम जब हाई यील्ड वैरायटी के सीड यूज़ किए जाते थे तो खेती बहुत अच्छी होती थी, हर जगह ग्रीन ग्रीन दिखाई देता था। तो उस टाइम पीरियड को, उस मेथड को नाम दे दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति। नाउ द अदर रेवोल्यूशंस आर, फर्स्ट हम बात करते हैं विथ better varieties of cattle and fodder and better knowledge of the health of the cattle, there was a tremendous increase in the milk production. This was known as White Revolution or Operation Flood. With better variety of cattle and fodder, उनके लिए अच्छा चारा मिलता था, अच्छे टाइप के हमें कैटल, अगर पशु चाहिए उनसे बढ़िया अगर दूध मिलेगा, बहुत सारा दूध इंक्रीज़ होगा, मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, तो उस रेवोल्यूशन का नाम दिया गया वाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड, यानी दूध जो वाइट मिल्क है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सके। सेकेंड है ट्रेमेंडस इंक्रीज इन ऑयल सीड प्रोडक्शन वॉज कॉल्ड द येलो रेवोल्यूशन। जब ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, उस पर फोकस किया गया, उसको नाम दिया गया येलो रेवोल्यूशन। An instant increase in fish production due to use of better technology to rear fish was called the blue revolution। जब फिश की वैरायटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा ताकि फ़िश की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो उसको नाम दिया गया, फ़िश पालन जो है लोग अच्छे से कर पाएँ, और उसको नाम दिया गया ब्लू रेवोल्यूशन का। फाइन, तो दीज आर द पिक्चर विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस रेवोल्यूशन। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।